नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। Who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. चीन पर राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा जवाब। कहा, सरकार ने LAC पर की अब तक की सबसे बड़ी फौज की तैनाती। अब शिवसेना का लोकसभा ऑफिस भी मिला शिंदे गुट को। लोकसभा सचिव ने किया अलॉट। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा उद्धव की याचिका पर सुनवाई। ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ। EPFO सब्सक्राइबर सैलरी से कटवा सकते हैं ज्यादा पैसे। 1 सितंबर 2014 से पहले के सब्सक्राइबर्स को फायदा। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में दायरे में रहा कारोबार। एनर्जी, PSC, इंफ्रा इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद। रियल्टी, IT शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद। भारत और सिंगापुर में फोन नंबर से होगा पैसा ट्रांसफर। भारत का UPI सिंगापुर के पे नाउ से हुआ कनेक्ट। PM मोदी ने बताया मील का पत्थर। पश्चिमी देशों पर भड़के पुतिन। कहा, अमेरिका ने किया न्यूक्लियर टेस्ट तो पीछे नहीं रहेगा रूस। बाइडेन को पुतिन का करारा जवाब। कहा, रूस को मिटाने की साजिश में जुटे हैं पश्चिमी देश। इस साल प्रचंड गर्मी की मार। फरवरी में ही जून जैसे हालात। फरवरी में पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक ऊपर। दिल्ली में कल 33 डिग्री पर पहुंचा तापमान। चीन से तनाव को लेकर राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। ANI के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो चीन का नाम लेने से नहीं डरते हैं और सरकार बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्यादा ज्ञान है तो वो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने LAC पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है। If I were to sum up the China thing, I mean, please do not, buy this whole, I would say, again, I use this word, this narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BBC डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। You people speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. So look, don't kid yourself. This is politics at play. This is politics at play by people who do not have the courage to come into the political field. They want to have the Teflon cover saying that, I'm an NGO, I'm a media organization, etc. But they are playing politics. इधर पाकिस्तान को करारा जवाब दे के उनके ही देश में जाकर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे जावेद अख्तर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के आरोपी आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अब सिंगापुर के पे नाउ के साथ कनेक्ट हो गया है। दोनों देशों के बीच हुई क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ लॉन्च किया।
अब लोग मोबाइल फोन से रियल टाइम में बेहद आसानी से लेन देन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को इस सर्विस से जुड़ना भारत और सिंगापुर दोनों के संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यूपीआई और पेनाउ के जुड़ जाने से दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ यानी भविष्य निधि के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन का रास्ता अब साफ हो गया है। ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है। हायर पेंशन के तौर पर तरीके तय कर दिए हैं। इसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का ऑप्शन मिला है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए नया सिस्टम क्या है और एक कर्मचारी को क्या करना होगा? देखिए, अभी तक जो कर्मचारी अपना पैसा ईपीएफ में जमा करते थे उसमें ये नियम था कि चाहे वो कितना भी जमा करें, लेकिन अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयज़ जो पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन में नहीं जाता था। इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसके बाद ईपीएफओ ने अब जो सर्कुलर जारी किया है उसमें साफ कर दिया है कि अब वो पैसा 8.33% होगा, चाहे वो 15,000 से ज़्यादा भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब आप अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने ईपीएफओ में डालते हैं तो वो पैसा ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट स्कीम में जाएगा, तो इससे आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। तो इस स्कीम के लिए जो नियम अभी बनाए गए हैं उसमें यही है कि सबसे पहले जो 1 सितंबर 2014 से पहले के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, और ये फ़ायदा मिलेगा जब आप आवेदन 3 मार्च तक 2023 तक आप डाल देंगे। तो लेकिन आवेदन कैसे करेंगे अगर आपको ज़्यादा पेंशन अपना पैसा कटवाना है अगर ईपीएफओ में, जिससे कि ज़्यादा आपका पेंशन बने, तो उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉई होगा दोनों एक जॉइंट एप्लीकेशन जो नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाके फिजिकली देना होगा। उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ऑप्शन चुनने के लिए डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन दोनों देना होगा, और कर्मचारी की सहमति से अगर प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा अगर ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाना है तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट भी की जा सकती है कर्मचारी की सहमति से। साथ ही साथ ट्रस्ट को अगर फंड से पैसा ट्रांसफर करना है तो ट्रस्टी को अंडरटेकिंग देना। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ईपीएफओ में जाने के बाद होगा, लेकिन कुल मिलाकर अब इसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिक सोर्स लोकेशन जनरेट होगा। यूनिक सोर्स लोकेशन जनरेट होने के बाद आपको ये माना जाएगा कि अब आपका पैसा जो हर महीने ज़्यादा कट सकेगा, जिससे कि आपका ज़्यादा पेंशन बनेगा। पहले कम होने की वजह से 15,000 की लिमिट होने की वजह से पेंशन काफ़ी कम बनती थी, लिहाजा यही मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आदेश आया था कि ज़्यादा ये कैसे हो, तो इसलिए इस 15,000 की लिमिट को हटा दी गई है। शुक्रिया आलोक। बढ़ते आगे, भारत में फरवरी में ही इस बार गर्मी की मार सताने लगी है। तापमान तेजी से बढ़ा है और ये सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। फरवरी में मई जून जैसे हालात होने से लोग भी परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिन में ही पसरने लगा है। सोमवार को दिल्ली में पारा 33 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया और ये साल 1969 के बाद तीसरा सबसे गर्म फरवरी का एक दिन है। मौसम विभाग ने गेहूं की फसल को लेकर भी चेतावनी जारी की है और मौसम के बदलते मिजाज पर मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फरवरी में ही हमको इतना हाई तापमान देखने को मिल रहा है, तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। अभी जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, मेनली उसका जो इम्पैक्ट रहा है वो हाई रीचेस, इवन हिमालय के भी हाई रीचेस में रहा है। तो उसके कारण क्या है कि जब भी ये क्लियर स्काई रहता है, क्लाउड फ्री रहता है, तो उस समय टेम्परेचर जनरली बढ़ ही जाते हैं इस रीजन्स में। तो वही रीज़न है, अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इम्पैक्ट हिमालय रीजन में है, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल देगा। लेकिन हम आने वाले 2 दिनों में उम्मीद करें हो सकता है 1 से 2 डिग्री, ज़्यादा नहीं,
टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉल कर जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो भी जो टेम्परेचर्स हैं जैसे अब अबव नॉर्मल चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र रीजन की, कोंकण की, गुजरात की, तो वहाँ किस तरह का आप टेम्परेचर देख रहे हैं? देखिए टेम्परेचर्स वहाँ पे भी अभी ऐसा है कि अराउंड अबाउट 37 डिग्री तक टेम्परेचर्स हैं महाराष्ट्र में भी इस समय। जनरली जैसे जो आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, फरवरी एंड मार्च में सबसे पहले टेम्परेचर्स हमारे महाराष्ट्र, गुजरात रीजन में बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो अभी वहाँ बढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई हीट वेव सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हीट वेव सिनेरियो के लिए हमारा ये होता है कि प्लेन्स के लिए 40 डिग्री का और कोस्टल के लिए 37 का, ऐसा नहीं है। और उसमें भी अबव नॉर्मल ही है, वही है 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल है। अप टू 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स हैं, वैसे ही रहेंगे और ये 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल ही रहेंगे। और आने वाले 4-5 दिनों में उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आने की अभी नहीं। सर गेहूं को लेकर के भी आपने एक एडवाइजरी जारी की है किसानों के लिए, क्या है एडवाइजरी कहती है आपकी? एडवाइजरी यही की है कि उसके क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके लिए यही कहा है कि एडवाइजरी यही किया है कि लाइट इरिगेशन और जो वेजिटेबल प्लांट्स है उनके बीच की जो स्पेस है वो पत्तों से ढक सकते हैं। उस पे कारण क्या है कि जो मॉइस्चर्स है वो बिल्डिंग रहे और जो टेम्परेचर भी ज़्यादा उससे ज़्यादा सूट न करे। और भीषण गर्मी सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत में नहीं है, बल्कि गुजरात में भी भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। दोपहर से शाम तक रास्ते खाली दिख रहे हैं। गुजरात में 6 से 12 डिग्री तक ज़्यादा तापमान, सामान्य से ज़्यादा तापमान दिख रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात में पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि फरवरी में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं हुई। आप देखें कि रोड है वो सुमसाम है। ये अहमदाबाद का एसजी हाईवे का इलाका है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अभी से लोग हैं यहाँ जूस पीने लगे हैं। आप देखिए रोड पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जो भी इक्के दुक्के लोग हैं उनको या तो पानी पीना पड़ता है या तो अगर जूस मिले तो जूस पीना पड़ता है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। हमें बताइए कि ये जो गर्मी है पहले ही शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस गर्मी के बारे में? बहुत ज़्यादा अभी शुरू हो गई है। अभी जो पढ़ना था अभी ये मई और जून में वो अभी पड़ रही है। अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी तेरा गला भी सूखता है, अभी कितना भी जूस पिए और इतने ज़्यादा तो गर्मी पड़। मैडम आप बताइए, ये गर्मी क्या आपने फरवरी में कभी एक्सपेक्ट की थी? और अचानक जो गर्मी बढ़ गई है, कैसी हालत हो गई है? गर्मी पहले इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती थी, मार्च महीने के एंड में ही यहाँ स्टार्ट होती थी। अभी फरवरी के बीच में से ही स्टार्ट, अभी 10 डिग्री बीच में जनवरी में तो बता रहा था बहुत कम ठंड, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद में इतनी ठंड भी, इतनी गर्मी भी इतनी बढ़ रही है। पता नहीं चल रहा है इस बार टेम्परेचर क्यों इतना जल्दी यानी बढ़ रहा है। तो ये पूरा समर है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। मुश्किल 2 व्हीलर के लिए, यानी ऑफिशियली जो लोग हैं आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों को ऑफिशियली जो टाइम से जाना पड़ता है, 2 व्हीलर में आना पड़ता है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत यानी वो नहीं है। पर क्या करें, जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और पानी और सबका प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। तो देखिए ये आलम है पूरे गुजरात में, और कहा जा रहा है कि जो फरवरी में टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री अमूमन टेम्परेचर से ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में यानी कि फरवरी के एंड में और मार्च में ये जो पूरा का पूरा है वो येलो यहाँ समर होने वाला है, यानी कि एक चेतावनी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो ये समर है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये था अहमदाबाद का हाल, और अब देखिए दिल्ली के हालात कैसे हैं, बता रही हैं दीपाली नंदा। फरवरी के महीने में ही अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव इस तरह से है कि जो फरवरी खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता था वहां पर अभी से ही गर्मी सताने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट के पास, और यहां पर आप देख सकते हैं जो सूरज है उससे कितनी तेज तपिश आपको साफ यहाँ पर आसपास दिखाई देगी। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर इंडिया गेट घूमने आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि आइसक्रीम और पानी की बोतल हाथ में लेकर यहाँ पर वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई है। और जो लोग बाहर से आए थे शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि दिल्ली में उन्हें इस तरह का तापमान मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि हैदराबाद से आप बता रहे थे आए हैं, वहाँ पर तो गर्मी रहती है, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो फरवरी के महीने में इस तरह का मौसम एक्सपेक्ट किया था आपने? इधर तो भी थोड़ा गर्मी तो लग रहे। वी आर स्टेइंग हियर फ्रॉम 3 days. It is somewhat here
difficult to travel here and there. तो जिस तरह से आप देख सकते हैं आइसक्रीम आप खा रही हैं, गर्मी लग रही है, ठंडक के लिए आइसक्रीम It is somewhat comfortable, but चलेगा. Why? Because in Hyderabad also more than this, but it's ओके, हैदराबाद में इससे ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन दिल्ली में इसलिए ये गर्मी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इस महीने की बात करें तो इस दौरान मौसम अच्छा रहता है, खुशमिजाज रहता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी दिख रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ धूप है और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तापमान 35 डिग्री के पारे को पार कर चुका है और मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रहेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 60,673 पर बंद हुआ। निफ्टी 18 अंक गिरकर 17,827 पर बंद हुआ। एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा इन सारे इंडेक्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। रियल्टी, आईटी शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी का कहना है कि इस साल बाजार डबल डिजिट में रिटर्न दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में 11 से 13% की अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है। अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 महीने से मार्केट इज एंटर्ड इनटू टाइम करेक्शन एंड आल्सो प्राइस करेक्शन। अक्टूबर 2021 में Nifty was roughly about 19,000 and today we are about 17,800 or near to that. It's about 8 to 10% price correction. और वही 16 महीने के समय के दरमियान earnings have actually grown by 30%. And for next year we expect earnings to grow again about 11 to 13%. You know, Bloomberg, if you look at the street estimate, they are talking about 15%. But let's be conservative considering the global slowdown. अगर हम 11, 12, 13% भी अगर earnings growth अगर लगाते हैं और अगर ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का उसके अंदर जोड़ते हैं तो डबल डिजिट रिटर्न फॉर करंट कैलेंडर ईयर फॉर इक्विटी मार्केट आई डोंट थिंक इट विल सरप्राइज मी। आई थिंक दैट्स अ बेयर मिनिमम assumption आई वुड लाइक टू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और गुजरात में बोगस जीएसटी नंबर के जरिए टैक्स चोरी का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। ये घोटाला सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, 6 राज्यों में फैला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं केतन जोशी। गुजरात में इन दिनों जीएसटी के डुप्लीकेट नंबर लेने का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। दरअसल आधार कार्ड लेकर आपके आधार कार्ड का नंबर चेंज करके ओटीपी अपने ही नंबर पर लेकर ये एक स्कैम किया गया है। इस स्कैम के जरिए अब तक 5,000 आधार कार्ड को हथिया लिया गया है और 500 बोगस जीएसटी नंबर लिए हैं। पूरे देश के 6 राज्यों में ये पूरा स्कैम फैला हुआ है। अब तक 4,000 करोड़ का टर्नओवर भी इस बोगस जीएसटी नंबर के ऊपर हो चुका है और सरकार को 137 करोड़ की जीएसटी की चोरी भी इन्हीं नंबरों के आधार पर कर ली गई है। भावनगर में 10 लोगों को जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामला इतना संगीन है कि कोई जीएसटी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि आधार कार्ड का यह स्कैम है सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी होगी और ये आंकड़ा जो टर्नओवर का आंकड़ा है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। गैंगस्टर और टेरर फंडिंग पर कार्रवाई के लिए एनआईए ने आज कई जगहों पर रेड की। देश के 8 राज्यों में 70 से ज़्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। इनमें सिर्फ पंजाब में 30 ठिकाने। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी छापे मारे गए हैं। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनआईए ने पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स से पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं और उसी के आधार पर छापे मारे जा रहे हैं। इसमें गैंगस्टर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, टेररिस्ट और आईएसआई के बीच साठगांठ और हथियार सप्लाई की जानकारियां शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसी ही छापेमारियां की गई थी। इस बार भी कई ठिकानों से हथियार जब्त किए गए हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी का नाम और चुनाव निशान छिन जाने के बाद अब उनसे संसद का दफ्तर भी छिन गया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद संसद में शिवसेना का दफ्तर अब शिंदे गुट को सुपुर्द कर दिया गया है। संसद और महाराष्ट्र विधानसभा में दफ्तरों पर कब्जा लेने के बाद आज एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। दूसरी तरफ शिवसेना के नाम और निशान मामले में चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड के ट्वेनसांग में एक चुनावी रैली की और वहां उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा में कमी आई है। 2 दिन के दौरे पर नागालैंड पहुंचे अमित शाह ने कहा कि नागालैंड के अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिनको चुनाव के बाद हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है। कांग्रेस नेता पहले भी प्रधानमंत्री का अपमान कर चुके हैं। पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी और नागालैंड में से हमेशा के लिए नागा संस्कृति, नागा भाषा, नागा वस्त्रभूषा और नागा के इतिहास के साथ यहां पर हम शांति प्रस्थापित कर पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को जवाब दिया। पुतिन ने रूस की संसद में अपने संबोधन में कहा कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो रूस पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार मुहैया करा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका समस्या का समाधान नहीं चाहता और अमेरिका युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका युद्ध में पूरी तरह शामिल है। पुतिन ने आरोप लगाया कि युद्ध की शुरुआत रूस ने नहीं की, पश्चिमी देश ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।